सभी साथियों का एक बार मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग पुनः लाइव आ चुके हैं अपनी करंट अफेयर क्लास में। तो सभी लोगों से निवेदन है कि फटाफट एक बार क्लास को ज्वाइन करिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं वो चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न इस तरीके से है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है? तो ये 10 अप्रैल को मिला है। 10 अप्रैल आप आपका मतलब है आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा तीन ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जे यानी अब तक, इसका मतलब है गुजरात विधानसभा गुजरात विधानसभा चुनाव के आधार पर घोषित। और जब गुजरात चुनाव के आधार पर जब चुनाव घोषित हुए तो इसे 6% से ज्यादा, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा या लोकसभा में अगर 6% से ज्यादा मत मिलते हैं कुल मतों का प्रतिशत लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, 6% मिलना चाहिए। एक तो ये नियम होता है, इसी आधार पर इसको आयोग द्वारा मिला है, मान्यता मिला है। 6% से ज्यादा इसने वोट लिए हैं। तो जब गुजरात विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे 2022 में, तब इनकी सरकार बनी थी मुख्यतः बीजेपी की। हालांकि इनको 6% का वोट मिल चुका है। ठीक है, तो कहां कहां इनका जो वोट है चार राज्यों में, एक तो दिल्ली खुद है क्योंकि विधानसभा वाला राज्य है, इन्हें दिल्ली में मिला। इसके अलावा इनकी सरकार बनी आपकी पंजाब में, तो इन्हें पंजाब में भी वोट मिला। उसके बाद इन्हें इनकी सरकार बनी हिमाचल में, तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मुख्यमंत्री इसके हैं। और पंजाब में मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान आपका, दिल्ली में खुद केजरीवाल हैं। ठीक है, और चौथा राज्य गुजरात। हालांकि इसमें जीत तो नहीं मिल पाई, लेकिन 6% से ज्यादा मत इसको मिल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में चार राज्यों में इसने 6% से ज्यादा मत मिले। इसी कारण से ये राष्ट्रीय दल यानी इसको दर्जा प्राप्त हुआ चुनाव आयोग का, यानी चुनाव आयोग द्वारा जो दर्जा मिला है वो किसका मिला है? राष्ट्रीय दल का। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा जब इसे चुनाव परिणाम के आधार पर मिला था, तब कुल राष्ट्रीय पार्टियां तो पहले 8 थी। ये कुल राष्ट्रीय पार्टियों के आधार पर नवी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, यानी 9 नंबर की ये राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, क्योंकि इससे पहले 8 और राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बहुत जल्दी से यहां पर डिस्कस कर ले रहा हूं। यहां एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ये 9 आपका पूरा पॉइंट भी हो गया। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 9 के अलावा तीन ऐसी पार्टियां हैं, तीन राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, तीन राष्ट्रीय पार्टियां जिनसे दर्जा छीना।
जिसके कारण से दर्जा छिनने के बाद अब कुल राष्ट्रीय पार्टियां, यानी कुल राष्ट्रीय पार्टियां रह गई हैं 6। तो कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6, कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी रह गई है? 6। तो कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी बची? 6। तो कौन कौन सी है वो जरा हम देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बीसीपी, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं भागपा, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, और इसके बाद आती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये किसी भी कैटेगरी को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए इनकी मान्यता निरस्त कर दी चुनाव आयोग ने। ठीक है, तो अब 6 ही पार्टियां बची हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां कहला रही। ठीक है, अब इसमें से एक तो बीजेपी हो गई, एक कांग्रेस हो गई और एक आम आदमी हो गई जो लेटेस्ट बनी है। उसके अलावा मैं बात करूं एक बीएसपी है, यानी बीएसपी भी अभी राष्ट्रीय पार्टी के आधार पर आ रही है। ठीक है, तो आपकी बीएसपी बची है। इसके अलावा एक है नेशनल पीपल्स पार्टी, पूर्वोत्तर में पार्टी है जिसे हम कहते हैं एनपीपी। ठीक है, तो एक एनपीपी बची है। ठीक है, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ही जिसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, वो सॉरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका भी दर्जा अभी रहा है। तो कम्युनिस्ट दो हैं, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा चला गया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा बचा है। तो एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, एक आम आदमी पार्टी हो गई, एक बीएसपी हो गई यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, एक आपकी एनपीपी हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई, और एक भाजपा हो गई और कांग्रेस हो गई। तो 6 ही पार्टियां बची हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा कुछ और पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय, मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा से भी हटा दिया गया। ठीक है, जैसे रालोद, एक रालोद पार्टी है, राष्ट्रीय जनता राष्ट्रीय आरएलडी, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो अभी जयंत चौधरी हैं, जो चौधरी चरण सिंह के मतलब पोते हैं। इनके पिता थे मुख्यतः आपके प्रमुख नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अजीत सिंह ये उनके बेटे हैं। इन्होंने गठबंधन किया था यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ, तो इनको भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया है। इसके अलावा मणिपुर की एक पार्टी है, पुडुचेरी की एक पार्टी है, एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है। इन कई सारी पार्टियों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक राष्ट्रीय पार्टियां, एक क्षेत्रीय पार्टियां। तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको क्षेत्रीय पार्टियों के दर्जे से भी हटा दिया, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं, 3 ऐसी पार्टियां जिनको राष्ट्रीय पार्टियों से प्रमोट कर देने, डिमोट कर दिया गया क्षेत्रीय पार्टियों में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कौन सा क्रिकेटर, तो क्रिकेटर हैं जिनका नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, ठीक, डेविड वार्नर ने आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग, सबसे तेज 6000 रन बनाए, सबसे तेज 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 रन बनाए। ठीक है, किसने? डेविड वार्नर ने। ये प्रथम आईपीएल एवं विदेशी खिलाड़ी, ये मतलब ये प्रथम आईपीएल खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया, और ये विदेशी खिलाड़ी हैं, विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया। इन्होंने सबसे कम, सबसे तेज बनाए, तो इसका मतलब इन्होंने सबसे कम पारियों का यूज किया होगा। तो इन्होंने 165 पारी में, 165 पारी में ये कारनामा किया। मात्र 165 पारियां ही खेली हैं 6000 रन बनाने के लिए, जबकि दूसरे नंबर पर ये कारनामा, सेकंड नंबर पर नहीं, द्वितीय नंबर पर सबसे तेज रन बनाए हैं वो कोहली, यानी विराट कोहली। तो मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली ने 6000 रन बनाने के लिए लगभग 188 पारियां,
और जबकि तीसरे नंबर पर भी भारतीय हैं शिखर धवन। तो इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिखर धवन ने भी इतने रन बनाने के लिए 199 पारियां खेली हैं, 199 पारियां खेली हैं, ठीक है ना। तो ये दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल के इस बार जो है कैप्टन भी हैं डेविड वार्नर, डीसी के कप्तान हैं, ठीक। ये आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं एज ए प्लेयर, ये पहले खेला यहाँ कप्तान रह चुके हैं। और शिखर धवन पंजाब किंग की तरफ से ये इसके कप्तान है इस बार, ये कारनामा किया। तो इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न कह रहा है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में एक ब्राइबेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है? और दरअसल में ये चीन की सीमा वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब हालांकि त्रिपुरा की तो लगती नहीं है, नागालैंड की भी नहीं लगती, मेघालय, हालांकि सिक्किम की जरूर सीमा लगती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया है सरकार ने, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्र चीन अपना क्षेत्र बताता है। तो ये योजना है क्या? चीन के सटे राज्य और विवादित सीमा के लिए निपटारे के लिए सरकार कुछ नए विशेष सुविधा के आधार पर गांव बसाएगी। सुविधा के आधार पर गांव बसाएगी और इसको बुनियादी सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिससे ज्यादातर ग्रामीण लोग या गांव के लोग जो हैं वो स्वाभाविक तरीके से युद्ध वगैरह की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए एक प्लान का नाम रखा गया। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया, प्राइवेट विलेज कार्यक्रम। आगे चलकर ये सिक्किम में भी लागू हो सकता है, अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है, लेकिन अभी चीन के साथ सबसे ज्यादा विवाद अरुणाचल प्रदेश का है, भारत का, ठीक है। लद्दाख का भी है, लेकिन लद्दाख का मामला शांत है। सबसे ज्यादा विवाद चीन में हुआ है और लास्ट में चीन में काफी दंगे फसाद भी हुए। और जब वित्त बजट अभी 1 फरवरी 2023 को वित्त बजट निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में पेश किया, तो वहां पर इस कार्यक्रम के लिए कुछ अतिरिक्त फंड की भी बात कही और उन्होंने कहा इसके लिए सरकार बजट में फंड की व्यवस्था करेगी और इसके द्वारा गांव को डेवलप किया जाएगा, उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, जिससे वो गांव जो है सक्षम हो सकें सरकार के लिए अच्छा काम करने के लिए, सरकार की सेनाओं की मदद करने के लिए, जिससे हम चीन का सामना कर सके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2023 अब कह रहा है कि अप्रैल के किस माह में मनाया जा रहा है? तो बताइए इसका आंसर। तो ये 11 अप्रैल को, और इसकी शुरुआत 2003 में
अटल सरकार द्वारा, अटल सरकार द्वारा माताओं और विशेष बालिकाओं रक्षा करने के लिए बनाई गई। मतलब खासकर माताओं का मतलब बालिकाओं से ही है, जो बालिकाएं जिनको भ्रूण हत्या के आधार पर मार दिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा भ्रूण हत्याएं रोकी जा सकें, इसलिए इस कार्यक्रम को चालू किया गया। तो इसका आंसर है 11 अप्रैल। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा प्रश्न है, अप्रैल 2023 में भारत ने संविधान को नई भाषा के रूप, नई भाषा के रूप में पहला संस्करण छापा है। किस भाषा का छापा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो डोगरी भाषा, डोगरी भाषा की बात करूं तो ये भारतीय संविधान की 22 मान्यता प्राप्त, भारतीय संविधान की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं के अंतर्गत आती है। बाईस मान्यता प्राप्त भाषाओं के अंतर्गत आती है। इसे 2003 में शामिल किया गया था। अब जो डोगरी भाषा है वो ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो इस डोगरी भाषा में संविधान का निर्माण किया और जिसका उद्घाटन संविधान को जारी किया गया या उद्घाटन किया गया किरण जू, ये कानून मंत्री हैं, भारत सरकार के कानून मंत्री हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है डोगरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सातवां पॉइंट, रामबन हिल, रामबन हिल रिजॉर्ट, इसका इसका पूरा नाम ये भी है, जिसका पूरा नाम है सनावर रामबन
हिल रिजॉर्ट, अब ये जो आपका रिजॉर्ट है, ये स्थान है सनावर जगह है, और जनपद है रामबन, और ये एरिया पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब कह रहा है कि इस क्षेत्र में जम्मू क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन, मतलब ये गार्डन है इसी के अंतर्गत, किसने किया? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा के द्वारा ये किया गया। अब इसकी डेट है 8 अप्रैल 2023। एरिया, इसका एरिया है, एरिया जो है इसका वो है 5 एकड़, 5 एकड़ में ये फैला हुआ है, और लागत आई इसकी पार्क को बनाने में 2.75 लाख, 2.75 लाख इसकी जो लागत है। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न कह रहा है कि हाल में ही ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज सुधारक प्रचारक दलित शोषित वंचित, दलित शोषित वंचित के कार्यकर्ता, दलित शोषित वंचित के उत्थानों के लिए कार्य। ठीक, अब कह रहा है कि इनकी जयंती कब है, ठीक है, और इनकी जो जयंती है इस बार वो 196वीं जयंती थी, 196वीं जयंती है, जो अप्रैल में कब बनाएगी, ठीक है। तो जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। तो इनकी जयंती जो है वो है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 1827, 11 अप्रैल 1827 पुणे,
बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक। इनका जन्म हुआ था, ये इनकी जन्म की डेट है, मैंने पूरी बता दी आपको। और इनकी मृत्यु भी पुणे में हुई थी, वो भी डेट आप देख लीजिए, 28 नवंबर 1890, ये भी पुणे है। इनकी जन्म और मृत्यु की डेट है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर है 11 अप्रैल। 8वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि टाइम आउट द्वारा एक सर्वेक्षण है, टाइम आउट द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन, विश्व के सार्वजनिक परिवहन परिवहन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, किस शहर को प्राप्त हुआ है, तो यहां शहर बताना है। यानी ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है टाइम आउट। तो टाइम आउट एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है 2023 में। ये रिपोर्ट विशेषकर परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा के आधार पर डिजाइन की गई है। मतलब ये कहने का मतलब है, ये पूछ रहा है कि दुनिया में कौन से वो शहर है, या दुनिया में कौन सा शहर है जो परिवहन के आधार पर बहुत बढ़िया सुविधा देता है। अब चाहे वो सड़क की सुविधा हो, रेल की सुविधा हो, एरोप्लेन की सुविधा हो, या किसी भी पोत की या जहाज की सुविधा हो, ठीक है। तो उस स्थान पर पहला शहर कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन है बर्लिन, प्राहा, ये प्राहा नहीं, ये प्राग है, दरअसल में गलत है, प्राग, टोक्यो, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम। तो इसका स्थान है बर्लिन, बर्लिन को प्रथम स्थान दिया गया है। तो आंसर इसका लगा लीजिए बर्लिन। ठीक। अब भारत का शहर देख लेते हैं जरा, भारत का कौन सा शहर है। तो भारत का सर्वोच्च शहर इस रैंक में दिया गया है, भारत का सर्वोच्च शहर, सबसे ऊपरी शहर, भारत का सर्वोच्च शहर मुंबई। मुंबई को वर्ल्ड में जो रैंक मिली है वो 19वें नंबर की है, यानी 19वीं रैंक दी गई है सुविधाओं के आधार पर, ठीक है। इसका मतलब भारत में नंबर 1 और वर्ल्ड में 19वीं रैंक मिली है। इसके बाद रोहिंग्या है, ठीक है। दिल्ली को बहुत कम रैंक यानी 31वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। दिल्ली को 31वें नंबर पर रखा गया है, कलकत्ता को 49वें। तो भारत के टॉप 50 में 3 ही शहर आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर शहर है मुंबई, ठीक है। अब मैं कुछ दुनिया के और देशों की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो प्राग, एक शहर पड़ता है प्राग, ये प्राग है, इसको सेकंड रैंक दी गई है, सेकंड रैंक। और ये प्राग पड़ता है आपका चेक रिपब्लिक में। टोक्यो, टोक्यो को थर्ड रैंक मिली है, थर्ड। और उसके अलावा कोपेनहेगन को चौथी, कोपेनहेगन, इसको फोर्थ रैंक मिली है, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। और चीन के शहर संघाई, चीन का शहर एक संघाई है, इसको रैंक दी गई है इस रिपोर्ट में
9वें नंबर की। तो कुछ प्रमुख रैंक हैं ये, वहां की विशेषताओं के आधार पर, परिवहन के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर, उसके आधार पर तैयार की गई है। तो इसमें वर्लिन पहले नंबर पर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। नमा देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता, एक राज्य ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम या सूचकांक तैयार किया गया है और ये 2021-22 का है। कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नहीं आता? बिहार। इसका आंसर बिहार है। तो बिहार राज्य शीर्ष प्रदर्शन, राज्यों में नहीं आता। ठीक है, अब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का मतलब है राज्य ऊर्जा उत्पन्न करने की श्रृंखला में नई ऊर्जा बनाने के निर्माण में, तो इसमें नहीं आता है। अब शीर्ष राज्य देख लेते हैं। शीर्ष राज्यों में कौन कौन है जरा देखते हैं। आंध्रा, कर्नाटका, केरल, राजस्थान। ये राज्य हैं जो शीर्ष में आ रहे हैं। इसकी जानकारी किसने दी है? केंद्रीय विद्युत नवीन ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। बताइए। तो बिहार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 10वें प्रश्न पर पढ़े। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने यूआईडीए के साथ हाल में ही हाथ मिलाया है? तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम जो सरकार के अनुसार काम करेगा, तो सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है यूआईडीएआई। इसको 2009 में बनाया था। यूआईडीए जो है वो 2009 में बना था। और इसके समय सीईओ सौरभ गर्ग।
भारतीय विशिष्ट, भारतीय विशिष्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूआईडीआई। ठीक है, तो ये आपका जो समझौता किया है वो बॉम्बे के साथ किया है, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के साथ ये समझौता किया है, खासकर बैंकों में सर्वर को बेहतर करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जो है यही संस्था बनाती है। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आए हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अनुमति दीजिए हम किसी नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।